नमस्कार, मैं कुमार वरुण लेखक की इस दुनिया विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कथाकार, कवि और वैचारिक लेखक के तौर पर ख्यात, संपादक के तौर पर ख्यात शिवदयाल जी। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत आपका शिवदयाल जी की रचनात्मक यात्रा वैचारिक लेखन से शुरू होती है और कहीं न कहीं उस वैचारिकता के साथ-साथ वो सृजनात्मक बोध भी उनके साथ चल रहा होता है। बचपन के दिनों में सृजनात्मक लेखन अपनी कविताओं से यात्रा शुरू करते हैं और धीरे-धीरे एक वैचारिक लेखक और संपादक के तौर पर इनकी प्रतिष्ठा है। इनके 2 उपन्यास प्रकाशित हैं। एक और दुनिया होती और छीनते पल छीन। कहानी संग्रह के तौर पर भी इनकी कहानियां भी प्रकाशित है। मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, कविता संग्रह ताक पर दुनिया, निबंध संग्रह भी है स्वतंत्र हुए स्वाधीन होना है, और वैचारिक लेखन में कई किताबें का इन्होंने लिखा है और जिसकी चर्चा लगभग सभी जगह है। साहित्य और अकादमिक दुनिया के हर बहस में उसकी चर्चा है। और हाल में इनकी एक बहुत प्रसिद्ध इन्होंने काम किया है, बहुत ही लगन से और जतन से इन्होंने काम किया है जयप्रकाश नारायण को लेकर, जो कि सेतु प्रकाशन से वो किताब आई है। और उस कड़ी में भारत का लोकतंत्र, यह भी इनका काम है। जेपी आंदोलन और भारतीय लोकतंत्र इनका संपादन का काम है। अभी एक पत्रिका का संपादक भी हैं, विकास सहयात्री, और साथ साथ बाल किलकारी का भी इन्होंने संपादन किया है। इनकी पूरी रचनात्मक यात्रा के जो संदर्भ हैं, उन संदर्भ के पहलुओं से आज से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। शिवदयाल जी, पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वह यात्रा, रचनात्मक यात्रा, जो रचनात्मकता है, वह कहां से और कब से शुरू हुई? जी, ये दरअसल कम से उम्र की ही बात है जी। और 2 घटनाएं हुई जी। एक आंदोलन आया तो एक्टिविज्म आया, और दूसरी कि मैंने कोई कविता लिखी जी। संभवतः 1975 में, और उस पहली रचना का रोमांच ऐसा था जी। कि उस अनुभव को बार बार दोहराते जाने की एक आकांक्षा पलती रही। और दरअसल वही मेरा ख्याल है कि वो लेखन का या मेरी लेखकीय यात्रा का वो प्रस्थान बिंदु है। और चूंकि आंदोलन में मैं शामिल था, जी। तो आंदोलन से जुड़ाव एक स्वाभाविक। बहुत स्वाभाविक सी बात थी, लेकिन उसका जो मेरे निर्माण पर एक अलग ढंग का प्रभाव पड़ा। चूंकि मैंने कहा कि मेरी उम्र कम थी, तो लेकिन मूल्यों के स्तर पर जी। जी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा, एक समझिए कि एक व्यापक प्रभाव वाली बात थी। दुनिया को नई निगाह से बिल्कुल देखने की बात है। तो यहाँ से मेरी क्या आपके इस रचनात्मक यात्रा में कहीं न कहीं वो पारिवारिक परिवेश और सामाजिक परिवेश की ज्यादा भूमिका रही है, कि केवल जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे, उन घटनाक्रमों का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, मेरे घर में कोई लेखक तो नहीं हुआ, जी। लेकिन मेरी माँ जो थी, उनको सैकड़ों कहावतें और लोकोक्तियां याद थी। जी। जी। और अक्सर वो कविता में, भाषा में ही बात करती थी, भोजपुरी में। और मेरे पिताजी जबकि उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था, लेकिन बिहार सरकार की सेवा में थे वो, तो वो बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते थे और बोलते थे। दरअसल अंग्रेजी में जो मैं जो कुछ भी जानता हूँ, मेरे प्रथम शिक्षक या अंतिम भी कहिए कि वही थे। तो उनसे भाषा की बारीकी मैंने जरूर सीखी। तो एक लिखने पढ़ने का माहौल ऐसा था कि उन दिनों पत्रिकाएं बहुत आती थी घर में,
और चंदा मामा खास तौर पे, जी, जी, नंदन, ऐसी पत्रिकाएं। तो उनसे एक जो चित्रात्मक कथाएं होती थी, तो कथाओं के साथ जो चित्र होते थे कि जैसे कोई एक बटोही चला जा रहा है, जी, जी, तो बड़ा सुंदर उसका एक उसमें चित्र होता था, जिससे पता चल जाता था कि बटोही कहीं जा रहा है। जी, जी, वो डंडे पे उसके एक पोटली लटकी हुई है, धोती कुर्ता पहन के चला जा रहा है, पूरा एक क्षितिज है जिसमें बादल हैं और पेड़ हैं और रास्ता है। तो कल्पनाशीलता कहिए कि उसको एक उद्रेक मिला वहाँ जी, से, तो इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। और उन दिनों लिखना भी शुरू था और पढ़ना भी शुरू हुआ, इसलिए कि कई सारी चीज़ें, चूँकि मैंने कहा कि तो खुल दोनों रही थी। प्रक्रिया एक साथ चल रही थी। हाँ, दोनों प्रक्रिया में एक साथ चल रही थी। आंदोलन में भी वो स्टडी सर्कल चलते थे, तो जानना पड़ता था कि गांधी जी का काम क्या था। गांधी जी जो जयप्रकाश जी भी बहुत बोलते जी, थे। जी, जी, तो हम लोग दरअसल इसमें एक बहुत छोटी-सी बात है कि एक बार मेरे एक शिक्षक ने प्राइवेट स्कूल में जिन जी, दिनों मैं पढ़ता था, उनके मुँह से मैंने पहली बार जयप्रकाश जी का नाम सुना। तो मैंने सुना कि ये नया नाम है, मैंने कभी सुना नहीं। जी, मेरी उम्र 6-7 साल की होगी। बाद में लोहिया जी का देहांत हुआ, उस समय 7-8 साल की मेरी उम्र होगी। तो राम मनोहर लोहिया डेड, ये अखबार का था। तो शीर्षक। मैंने पिताजी से पूछा भी कि भाई ये कौन थे? तो मैं जानता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े नेता थे। परिवार में एक जागृत एक ज़रूर माहौल था और माता-पिता का ज़रूर उसपे बहुत इसका मतलब है कि वो चेतनात्मक जो परिवर्तन होता है जी। बचपन में, वो परिवर्तन आपको वैचारिक लेखन की तरफ ले गया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, उसका एक बड़ा कारण आंदोलन भी था, जी, क्योंकि उससे जुड़ने के बाद आपकी आपके अंदर जो विचार का एक खेल होता है। जी, खेल उसको कहना पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन एक अंतर्द्वंद चलता है, वैचारिक अंतर्द्वंद, सही-गलत का फ़र्क जो है। आपके आप में एक ऐसी परख एक अंदर एक और विकसित एक होती है। बात कही भी जी, जाती है सामान्य तौर पर कि जब तक द्वंद न हो, जी। द्वंद से सृजन का निर्माण जी, होता है। बिल्कुल। तो द्वंद की ये तो बात पैमाना है बिल्कुल, और अच्छी रचना का। हाँ, अच्छी रचना कि आप एक कथाकार के तौर पर जी, आपकी प्रसिद्धि है और साहित्य से लेकर सभी लोग आपको जानते हैं। जो कथा की यात्रा रही, जी, कहानी की यात्रा जी, रही, जिसकी शुरुआत आलोक कहानी से, जी, वो पहली कहानी आपकी प्रकाशित हुई जहाँ तक मुझे जी, ज़हन में है। आपकी कहानियों का मिजाज अन्य कथाकारों से, समकालीन कथाकारों से या शुरुआती दौर के कथाकारों से, ज़्यादातर जो कहानियाँ आपकी है, उसके स्रोत बिंदु कुछ फिक्स होते हैं पहले। जी। उसके बाद की परिघटनाओं का चित्रण आप बेहतर तरीके से करते हैं। उस यात्रा के बारे में आप बताएँ, किस रूप में आपकी कहानियाँ बाकी कहानीकारों से अलग है? देखिए मेरा कहानी संग्रह है मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, जो जी। ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। मैं लेट स्टार्टर हूँ प्रकाशन के मामले में। लिखना मैंने बहुत पहले लेकिन शुरू किया, पत्रिकाओं में तो आप पहले पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई लेकिन हैं। वो छपता रहा हूँ। लेकिन संग्रह मेरा 2009 में आया। उसकी पहली कहानी आलोक है और उसमें एक ऐसे आदर्शवादी युवक की कहानी है जो एक भूमि संघर्ष में जी, जी। वो मारा जाता है। और वो कहीं न कहीं प्रायश्चित की भी कहानी है कि एक जी, पिता जो उससे मतलब एक तरह से घृणा की हद तक उसको नापसंद करता था, उसकी गतिविधियों के कारण, वही उसको उसके मृत्यु के बाद याद करता है। और ये कहानी है, कहीं न कहीं इसपे आंदोलन की छाया है, इसमें जी। कोई शक नहीं है। तो ऐसी कहानियाँ मेरा ख़्याल है कि परिघटनाओं पर मैंने आपकी एक कहानियाँ और लिखी कहानी हैं। है खबर। जी, खबर मतलब घटनाएँ घट गई, उसके बाद आपकी कहानियों की शुरुआत होती है। एक अलग तरह का मिजाज है कहानी का। जी, खबर खबर एक ऐसी कहानी है, जी, जो दरअसल खबर होती क्या है, इस पे गहरी एक मीमांसा है उसमें, आप उसको पढ़ें तो देखेंगे। जी, और खबर क्या है कि वो एक ऐसी खबर है कि उसका अनुभव भारतीय समाज में बहुत हुआ नहीं। उसमें उस एक दौर चला 90 के दशक में कि बच्चों का अपहरण कर लेते थे, जी, जी, जी। पैसों के लिए, ये कभी हुआ नहीं। तो निकट इतिहास में तो नहीं हुआ ऐसा। एक इसकी तो वजह यह भी है क्या कि 90 के दौर में ही भारत में उदारीकरण का जो इम्पैक्ट हुआ, लोगों के बीच जो वस्तुएँ उसका प्रचार-प्रसार होने लगा। तो देखिए एक 90 का दशक बल्कि मैं और पीछे जाना चाहूँगा, अगर
80 के दशक को भी ले लें, 70 के, ये बड़े महत्वपूर्ण वर्ष हैं भारत के इतिहास में। जी, जी। तो आजादी के इस बाद 3 जो 4 घटनाएँ बहुत हाँ, बहुत महत्वपूर्ण हुए महत्वपूर्ण। भारत के इतिहास जी, में भी और साहित्य के इतिहास के लिए भी। जी, एक तो जेपी जी, आंदोलन जी, और दूसरा 80 के दशक में दलित आंदोलन का जो उभार हो रहा है। उभार हुआ। और 90 के दशक में 2, एक तो मंडल कमीशन का जो इम्पैक्ट हुआ और दूसरा जो नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति है, उसके साथ-साथ जो एक तरह का जो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हुआ, धार्मिक जो पोलराइजेशन हुआ वो 90 के दशक में। अब मुझे ये भी कहा जा सकता है कि 90 के दशक में बदल रहे बिहार के जो मूल्य थे, चाहे वो राजनीतिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, उन मूल्यों को आप चित्रित कर रहे थे अपनी कहानियों के माध्यम से। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये घटनाएँ लोग जो ज्यादातर है बिहार में घटित हो रही थी। जी, जी, बिल्कुल। लोक कहानी भी बिहार की पृष्ठभूमि पर है, जी। खबर भी बिहार की पृष्ठभूमि पर है। एक और मेरी कहानी है जो काफ़ी पसंद की गई थी, वो वागर्थ में 2000 में शायद छपी थी। जी। समझौता। जी। समझौता कहानी में ये दिखाया गया है कि पूरे सामाजिक न्याय आंदोलन के केंद्र से स्त्री गायब थी। वो स्त्री के प्रति, स्त्री पक्ष के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वो कैसे उसमें नए सिरे से गायब थी। जी। तो इस कहानी का की जो विषय वस्तु है वो यही थी। तो वो भी बिहार पे ही कहानी थी। एक और मेरी कहानी है एक सफर का साथ, जो अखंड बिहार में एक यात्रा पर वृतांत है, एक तरह जी, से जी, कहिए जी। वो, जिसमें पटना से हजारीबाग की यात्रा 2 व्यक्ति मिलके कर रहे हैं। जी। और उसमें एक प्रोफेसर है और दूसरा जो है वो दलाल किस्म का आदमी है। एक बात और है कि कहानी से उपन्यास की यात्रा किस रूप में हुई? आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा जी। कि मेरी प्रथम जो कथाकृति, प्रकाशित कथाकृति है, वो जी। छिंते पलछिन है। और इसका ब्लूप्रिंट मैंने 1981 में ही तैयार कर लिया था। जी, जी। बाद में हालांकि इसमें कुछ ये अभी तो फेरबदल हुआ। प्रेम को केंद्र में रखकर, स्त्री प्रेम को केंद्र में जी, रखकर ये आपने प्रेम और सामाजिक नैतिकता के बीच के द्वंद्व द्वंद पर है उस कहानी है। जी। और दरअसल एक इसकी इसकी हाइपोथेसिस है कि एक स्वतंत्र स्त्री की छवि कैसी हो सकती है, जो अपने निर्णयों में स्वतंत्र हो और अपने पसंद का जीवन लेकिन चुने। 80 के दशक में जी। स्त्रियां उस रूप से स्वतंत्र नहीं थी जिस रूप की चर्चा। लेकिन एक कवि, एक लेखक की कल्पना तो हमेशा आगे रहती है समाज से। और इसका एक और कारण है जी। कि 70 के दशक में जब हम लोग आंदोलन में थे, और जैसे बोध गया आंदोलन वगैरह भी हुआ था, और उसमें स्त्री पुरुष संबंधों पर बहुत गहन विमर्श चला था। आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आज के दौर में जैसा विमर्श चल रहा है। उस समय जितने गंभीर स्तर पे बात चलती थी, और उसमें जो सहजीवन की बात, आजकल सहजीवन वहीं से उठाया गया है। जी। सहजीवन ये सर्वोदय के सर्वोदय से लोगों से ही आया। सहजीवन की काफी बात हुई, सहजीवन के क्या मूल्य हो सकते हैं। तो इन चीजों का प्रभाव है इस उपन्यास पे, छिंते पलछिन पर। और गोपाल राय जी ने इस पर लिखा भी है। जी। और मेरे लिए बड़ी बात थी। तो उपन्यास मैंने कम लिखा, 2 ही उपन्यास लिखे। जी। जी। लेकिन एक और दुनिया होती, फिर वो जेपी आंदोलन की जो परिवर्तनकामी धारा थी, वो कैसे उसका उन्मेष और उसका फॉल, उसका जो पतन, उस पर वो केंद्रित उपन्यास है। उपन्यास से कविता की एक अलग धारा प्रवाहित हो रही है। अब फिर मैं आपको बताऊं तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा जी। कि मैंने सबसे निरंतरता में जो काम किया है वो कविता वो आपने लिखी। कविता में और निबंधों पर किया है। जी। मैंने निबंध और कविताएं, जी। जी। ये सबसे अधिक निरंतरता में लिखी। मैंने कहानियां उतनी निरंतरता में नहीं लिखी। उपन्यास भी जो मैं चाहता हूँ वो लेकिन मैं एक लेखक के तौर पर जी। आप कहानी भी लिख रहे हैं, उपन्यास भी लिख रहे हैं, फिर कविता लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? या कविता लिख रहे तो फिर कहानी लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए, ऐसा है कि विधाओं का चुनाव जो है, वो रचनाकार का अपना अपना चुनाव, क्या उसकी डोमेन अपनी होता रुचि है। है। और अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मतलब एकाधिक विधाओं में लिखकर मैं अपनी जो बहुवचनता है या बहुमुखता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, ये आपको कह सकता हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने की। और तो फिर कविता का मिजाज क्या कहानी का मिजाज और उपन्यास का जो विषय है, उससे कविताओं का विषय कुछ अलग है या फिर उसके इर्द-गिर्द ही आपने कविता को भी बुना है? मेरा अनुभव ये है जी।
कि विषय ही मेरी विधा को चुनता है। ओके। और कविता का जो विषय है, जी। जो मैं कहना चाहता हूँ, वो कविता में ही आ सकता है, वो विषय। ये बड़ी अच्छी बात तो आपने कही कि विषय आपकी विधा को। जी, जी। और मैंने इसके प्रति जीवन में आज तक कभी कोई निरुद्ध भाव नहीं रखा कि मुझे कहानी नहीं लिखनी है, मुझे कविता ही लिखनी है, या मुझे उपन्यास वो नहीं लिखना प्रेरणा कहाँ से आती है कि मुझे अब वो कविता लिखनी है, मुझे अब कहानी लिखनी है? ये सामान्य तौर पर ये प्रक्रिया आम लेखकों के साथ नहीं चलती है। हाँ, इसका आपको मैं अपनी तरफ से एक बात कह सकता हूँ जी। कि मैं लेखन को दरअसल उस तरह से देखता नहीं हूँ जैसे लोग देखते हैं। हो सकता है देखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि अ, मैंने लेखन को कभी कैरियरिस्ट अंदाज से नहीं देखा, उस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं। लोग कैरियरिस्ट लेखक की बात करते हैं या लेखन में कैरियरिज्म की बात करते हैं। ये लिखोगे तो इमेज खराब हो जाएगी, ये लिखोगे तो प्रकाशक नाराज हो जाएगा, ये सब तमाम तरह की बातें होती हैं। मेरे लिए लेखन मूल्य निर्माण की एक बहुत ही गहन और जटिल प्रक्रिया है। जी। और इसमें जिम्मेदारी जो है, इसी कारण लेखक की बहुत बड़ी होती है। और उसको बहुत छोटी-छोटी बातों से दरकार नहीं रह जाता। आपने जो बातें कही, मुझे एक बात याद आने लगी, जो आपके लेखन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जी। और वो लिखित में वो प्रमाण मेरे पास है। उषा किरण खान जी ने कहा कि समकालीन जो बिहार का जो कथा संसार है, उसमें एक आपकी रचना को उन्होंने रखा और दूसरा व्यास जी की रचना को उन्होंने रखा, और कहा कि वरुण, इस पे इसका मूल्यांकन होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यदि आप कैरियर के फॉर्म में लेखन करते तो एक सबसे प्रतिष्ठित लेखिका जो हमारे बीच आज नहीं है, आपसे मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में और लेखन में वो मुझे जिक्र करते, वो लिखा हुआ मेरे पास है, वो व्हाट्सएप मुझे उन्होंने किया कि इसको ध्यान में रखना, इस पे भविष्य में कोई बड़ा आयोजन करो और उस पे विमर्श करो, बहुत कुछ निकल कर आएगा। उसमें शिवदयाल जी और व्यास जी की उन्होंने चर्चा की। ये मेरे लिए बहुत सुखद है सुनना। और अनायास मुझे ये बातें याद आ गई, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिस प्रक्रिया की चर्चा उषा जी करती थी, कि लेखन भी एक तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमें निकाल कर दे देना है किसी के पास। मैं उनकी उपस्थिति को यहाँ महसूस कर रहा हूँ। हम लोग दरअसल बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे जी। और घंटों हमारी बातचीत होती थी, साहित्य पर भी, समाज पर भी, राजनीति पर भी, तमाम तरह की बातें होती थी। और कह सकते हैं कि मेरी चीजों को पढ़ने वाली सबसे प्रथम पाठकों में से। लेकिन एक बात और है, जहां तक बाकी जो आपके लेखन है, जो रचना संसार है, विपुल साहित्य आपने लिखा है, चाहे सृजनात्मक लेखन हो या वैचारिक लेखन हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब मैं आपके साहित्य से गुजर रहा था, तो मुझे आपका सृजनात्मक लेखक के बनिस्पत आपका वैचारिक जो लेखन है वो ज्यादा आकृष्ट कर रहा है। अच्छी बात है। लेकिन उषा जी जैसी बड़ी साहित्यकार आपके वैचारिक लेखन से इतर आपके सृजनात्मक लेखन को कोट करती है, नोटिस में लाती है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात है कि आपने कहानियां भी लिखी, उपन्यास, अब निबंध संग्रह की मैं बात करना चाहता हूँ। स्वतंत्र हुए हैं, स्वतंत्र हुए, स्वाधीन होना है। कहीं ना कहीं आजादी के बाद के भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का दस्तावेज है, और गांधी के नजरिए से इस देश की निर्मिति में जो गांधी की भूमिका थी, उस निर्मिति को आपने उस निबंध संग्रह के माध्यम से रेखांकित किया। और क्या बातें थी जो निबंधों के माध्यम से आप एक नया साहित्य में कुछ नया बदलाव की कोशिश कर रहे हैं? वो वैचारिक लेखन में भी वो बातें आ सकती थी, लेकिन आपने निबंध विधा को क्यों चुना गांधी को लेकर, या भारतीय संस्कृति और समाज के इतिहास लेखन को लेकर? इसकी वजह क्या थी? देखिए, एक शुरू में ये कहना जरूरी है कि विचार साहित्य भी जो है, वो एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण सृजनात्मक उपक्रम है। इसको आप बिल्कुल मत समझिए कि अलग है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जितने बड़े हमारे लेखक हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेके निर्मल वर्मा और रमेश चंद्र शाह मेरे बड़े प्रिय लेखक हैं। आप उनकी कहानियों को पढ़िए या निबंधों को पढ़िए, निबंधों में भी वैसा ही आस्वाद है जैसी कहानियों में या उपन्यासों में।
इसका मतलब है कि उसमें सृजनात्मकता का ऐसा पुट है कि वो निबंध आपको पढ़वा लेता है। निबंध ये तो ये सृजनात्मक है ही, मैं निबंधों की बात नहीं कर रहा। वो तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि आप जब सृजनशील एक दुनिया में होते हैं जी, जहाँ चीजें बन रही हैं, चीजों का होना और खोना साथ साथ चल रहा है, साथ-साथ चलता है। तो उसमें लेखक जो है वो पहले तो प्रतिक्रिया करता है, फिर निर्विकार हो गिवन जाता है। सिचुएशन में वो प्रतिक्रिया करता है, लेकिन उसमें आगे जाके उसका काम एक दूसरा हो जाता है, वो बड़े स्तर का काम हो जाता है। समाज में वो एक संगति चाहता है, वो एक विराट जो मानव समाज है उसमें एक लय चाहता है, वो लय भंग लेखक को बर्दाश्त नहीं है, वो सहन नहीं है। इसीलिए तो बस समाज को एक लय में लाना चाहता है। इसीलिए विचार और सृजन दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक साथ चलने का बड़ी मुझे अच्छी बात लगता है है आपने कि ये कही। बहुत बड़ा कारण है और और अभी मैंने इसको इसी तरह से देखा। आपके वैचारिक लेखन की तरफ हम चलते हैं और भारत का लोकतंत्र भी आप लिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? लोकतंत्र को समाज वैज्ञानिक या पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक अलग वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक साहित्यकार उस लोकतंत्र की खूबियां को, उसकी चुनौतियों को कैसे देख रहा है? क्योंकि मुझे याद है आपने कुछ देर पहले सच्चिदानंद सिन्हा की बात की, उनकी एक किताब है लोकतंत्र की चुनौती, बहुत अद्भुत किताब है। और आप भी लोकतंत्र की चुनौतियों की बात कर रहे हैं अपनी किताब में। किस रूप में वो चुनौतियां कहाँ हैं? लोकतंत्र जो भारत का लोकतंत्र मैंने किताब लिखी जी, वो दरअसल सामान्य पाठक के लिए वो किताब है, अकादमिक लोगों के लिए अकादमिक बहस नहीं है उसमें नहीं है। जी। हमारा लोकतंत्र क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, लोकतंत्र का इतिहास क्या रहा है, दुनिया में क्या रहा है, भारत में क्या रहा है, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं वो कहाँ से जुड़े हैं, भारत से कब से जुड़े हैं, और लोकतंत्र की जो पूरी व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वो कैसे काम करती है, कैसे हम लोकतंत्र में जिंदा हैं और कैसे हमें लोकतंत्र की एक आदत है, हम लोकतंत्र के बिना नहीं रह सकते। तो ये सब कैसे हो रहा है, मैंने उसको अपने विश्लेषण किया है। मैंने उसको एक सृजनात्मक पुट देने की कोशिश की है लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए, संवादी एक तरीके से। मैंने समझा। मैंने लोकतंत्र को इस दौरान खुद भी बहुत समझा और आत्मसात किया और पाठकों को भी समझाने की कोशिश की है। शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी उपक्रम था। लेकिन आपसे बात की जाए और आपके लेखन पे बातचीत की जाए और जयप्रकाश जी को याद न किया जाए तो लगभग बातचीत अधूरा सा है, मुझे लगता है ऐसा। आपने जयप्रकाश जी के लेखों का और बाकी चीजों का संकलन किया और एक बेहतरीन एक किताब के रूप में सेतु प्रकाशन से यह किताब प्रकाशित हुई, जिसके लिए साधुवाद। जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए इस किताब की, और आने वाले समय में जयप्रकाश जी को समझने के लिए यह एक मुकम्मल दस्तावेज होगा। जयप्रकाश जी को समझने के लिए यह किताब एक मुकम्मल दस्तावेज होगा। और आपकी साहित्यिक यात्रा में मुझे ऐसा लगता है कि यह एक उस यात्रा का एक मतलब सबसे ऊंचाई लेवल, ऊंचा स्थान पर यह किताब स्थापित होगी। इस किताब को संपादन में क्या क्या कठिनाइयां आई और किस तरह से संपादन में नयापन क्या है इस किताब में, उसके बारे में बताएं। देखिए, जयप्रकाश जी पर यह किताब इस तरह से आई जी कि एक तो लोगों के बीच मालूम रहता है कि मेरा क्या जैसे एंटीसीडेंट्स हैं, जयप्रकाश जी है, उनके आंदोलन से जुड़ा हुआ जी जी। तो दरअसल ये उपक्रम तो सेतु विचार श्रृंखला का जब से उन्होंने उसकी योजना बनाई तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया जी। और दरअसल ये कुछ अदृष्ट संकेत होते हैं, ऐसा लगता है जी। तो ये होनी थी कि ये काम मुझे ही करना था, लेकिन इसमें सच में बहुत श्रम लगा और एक एक चिंदी आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कागज का पन्ना जिसको पलटने में डर लग रहा हो, जो फट ना जाए कहीं। जी जी जी। तो ऐसे ऐसे उसमें दस्तावेज मैंने जुटाए, जहां तहां से उसमें कहीं कहीं से सहयोग मिला, कहीं कहीं से तो बेरुखी मिली और बहुत ही श्रम साध्य बिहार में ऐसा हुआ जो जयप्रकाश जी की कर्मभूमि है। जी जी। तो लेकिन तब भी ये किताब तैयार हुई। इसमें मैं एक नोट लेना चाहता हूँ कि इसमें नयापन क्या है। बहुत लोगों ने जयप्रकाश जी पर लिखा, संक्षेप में नयापन ये है
कि इस किताब में 1936 से लेकर 1979 तक जी जयप्रकाश जी के जो प्रमुख लेख हैं, जी जी कुछ तो बुकलेट्स हैं, इंटरव्यूज हैं, और ये तमाम चीजें जो हैं इनमें संकलित हैं। पहले ये संकलित नहीं थे इस क्या? तरह से नहीं थे। जो इसके पहले जो संकलन हुआ था, जो मेरी जानकारी में है, वो 1972 में वहां तक का, जयप्रकाश जी का वहां तक का जो भी लिटरेचर था, जी, जी। साहित्य था, उसका संकलन था। समाजवाद से सर्वोदय तक जी, जी, जी। विमल प्रसाद जी की किताब थी, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, अंग्रेजी में मूल किताब। अंग्रेजी में मूल किताब आई है। तो उसके बाद जो है मैंने और कोई संकलन जयप्रकाश जी का देखा नहीं। जी, जी। और इसके पहले मैंने जो एक काम किया था, जी। प्रोफेसर के सिन्हा थे, जी, उनके जी। साथ मिलकर सर्वोदय मंडल के लोगों ने किया था, सर्वोदय से संपूर्ण क्रांति, तो एक दूसरा काम था। एक बड़ी अच्छी बात आपने की और मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे, लेकिन हर कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा होती है और लंबी बातचीत मैं करना चाह रहा था खासकर इस विषय, इस किताब पर, लेकिन फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बातचीत होगी, लंबी बातचीत होगी और वह बातचीत जयप्रकाश जी पर केंद्रित बातचीत होगी, जिन्होंने अपने जिस तरह से श्रमसाध्य काम किया और यह आम पाठकों के बीच यह किताब जानी चाहिए। पुनः आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। मुझे भी बहुत संतुष्टि हुई। शुक्रिया इसका। नमस्ते।